नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप रे, चैनल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड द मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द टारगेट फेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप महीने के लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटर को डंपिंग कर देते हो स्टॉक? आपका टारगेट का कितना परसेंटेज आप लास्ट वीक में करते हो या लास्ट कुछ दिनों में करते हो? मैंने तो देखा है कुछ कंपनीज लास्ट 2-3 दिन में 30 to 40% ऑफ द टारगेट करता है, which is not good. So, how to escape this vicious cycle कि आपने स्टॉक डंप कर दिया मंथ एंड में, फिर पूरा नेक्स्ट मंथ जो है आप उसी को लेके परेशान रहे, फिर अगला महीना फिर डंपिंग फिर डंपिंग फिर डंपिंग, ऐसे चलता रहे। तो हाउ टू एस्केप दैट? इसके लिए देयर इज अ अप्रोच which you should take, which is called the target phasing. We will discuss target phasing today. Before that, I'd request all of you to follow me on my Instagram, where I keep posting updates and videos about the FMCG industry, my work. So don't miss all those updates. Coming back to the topic, which is target phasing. Let me give you an example. Target phasing is just very simple. It is dividing the target phase wise. जैसे कि एक मंथ में there are 4 weeks, so I have divided my 10 lakhs target into 4 weeks. As you can see in the illustration, पहला वीक में I have decided I'll do 20%, second week 30%, and third and fourth week 25% I will do. So that is the target phasing that we have decided. Now, to appreciate target phasing, you have to understand why part of it, which is why it is very important that we do that. इसमें कंपनी का भी बहुत फायदा है एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत ज्यादा फायदा है. So let us understand the first part, which is the company part. So first very important thing that you should understand is it is always good to सेल एज पर फोरकास्ट. आपका जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से अगर आप सेलिंग करोगे देन द एंटायर थिंग फंक्शंस वेरी स्मूथली. अचानक से अगर आप कंपनी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट डाल दोगे एक ही दिन में, 2 ही दिन में, कि मुझे इतना 50% ऑफ द एंटायर मंथ स्टॉक चाहिए, अब सब लोग ऐसे करने लगा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी इन प्लानिंग द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन प्लानिंग में बेटर हो जाएंगे अगर हम टारगेट फेजिंग करेंगे, क्योंकि कंपनी ऑल्सो नोज कि इतना इतना स्टॉक इतना इतना टाइम में हमको बनाना है. एंड सी व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू आर एड हॉक, तो कंपनी शायद उसको एंटिसिपेट करते हुए बना के रखेंगे, फिर वेयरहाउस में पड़े पड़े स्टॉक का एजिंग होने लगेगा, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद डिसिप्लिन वर्क. इसके चलते क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसक्यूज हो जाएगा. अगर आप राइट टारगेट फेजिंग फॉलो करोगे, फोरकास्टेड सेल के हिसाब से चलोगे, देन यू विल गेट ऑल द एक्सक्यूज दैट आर रिक्वायर्ड. अब लास्ट मोमेंट में अगर हड़बड़ी में बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो क्या होगा, कुछ कुछ एक्सक्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मे बी कुछ एक्सक्यूज नहीं बन पाएगा और एज अ रिजल्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एक्सक्यूज नहीं हो पाएगा. थर्ड, यू कैन प्लान योर सेकेंडरी बेटर. सेकेंडरी कैसे प्लान आप बेटर कर सकते हो कि अगर हमने फेज वाइज कर लिया, यू नो दैट सेकेंड फेज में आपको कितना प्राइमरी करना है, उस हिसाब से फर्स्ट फेज में आप उस हिसाब से सेकेंडरी करोगे तो ही आप सेकेंड फेज में आप प्राइमरी कर पाओगे. नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर तो बोलेगा ना, अरे सेल तो हुआ नहीं. सो द एंटायर टीम बिकम्स, सेल्स टीम बिकम्स वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि आपने सेकेंडरी को भी प्राइमरी के हिसाब से प्लान कर लिया. Now these are the few benefits from the company point of view. Let us understand from the distributor point of view what are the benefits. देखिए, सबसे पहले तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर का ये एक बेनिफिट होता है कि उसको एक बार में ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, उसको हफ्ते हफ्ते में देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी प्रेशर नहीं है. लास्ट मोमेंट हम लोग बोलेंगे कि भाई इतने हमें 5 लाख रुपया चाहिए, हमें 7 लाख रुपया चाहिए, तो उसके लिए प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा. सो इंस्टेड इफ वी ब्रेक इट अप टारगेट फेज वाइज, तो उसके लिए भी प्रेशर कम रहता है. सो नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट स्टॉक. जैसे कि मैंने बताया कि एक बार में सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं, अब मैं भी ऑर्डर कर रहा हूं, मुझे पता है कि एसक्यू एक्स इज अ वेरी फास्ट मूविंग एसक्यू, ये मुझे चाहिए ही चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, अरे मुझे ये इसका 100 केस मंगाना, मैं एक काम करता हूँ इसका 150 केस मंगा लेता हूँ, हो सकता है कि बाद में ना मिले. इस तरीके का सोच के मैं ज्यादा ही मंगा लिया. अब इसके चलते क्या हुआ, कोई और एसओ कोई और एएसएम ने भी ऑर्डर किया हो, सबने ऐसे ज्यादा ज्यादा ऑर्डर कर दिया. एज अ रिजल्ट द सिस्टम क्रैशेस एंड एज अ रिजल्ट सबको नहीं मिल पाता स्टॉक.
स्टॉक नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग वही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सर स्टॉक का अवेलेबिलिटी नहीं है, सर स्टॉक का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम टारगेट कैसे गए? बट दिस प्रॉब्लम वी हैव ओनली क्रिएटेड, वी शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो अगर आप सही ढंग से फेजिंग वाइज करोगे तो राइट प्रोडक्शन भी होगा और सबको सारा स्टॉक सही टाइम पे मिल पाएगा, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ राइट स्टॉक। नंबर 2 इज बेटर क्रेडिट मैनेजमेंट। अब क्या है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को डंप कर दिया मंथ एंड में, बहुत ज्यादा स्टॉक डंप कर दिया, अब उसको बेचना भी पड़ेगा। लास्ट 3-4 दिन में हमने 50% ऑफ द टारगेट किया वहां पे, अब बेचना भी पड़ेगा। कहां बेचोगे? दुकानों में बेचोगे। अब दुकानदार को भी आप एक साथ देने जाओगे, दुकानदार क्या बोलेगा? क्रेडिट दो, एक्स्ट्रा मार्जिन दो, सीडी दो, ये सब मांगेगा। एक तो वो मार्जिन छोड़ दिया, वो तो एक पार्ट हो गया, बट वो क्रेडिट भी मांगेगा। अब मजबूरन हमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा। अब क्रेडिट दिया फिर उसको रिकवरी भी हमें प्रॉब्लम होगा। सो इफ वी आर नॉट पुशिंग द रिटेलर एंड सेलिंग अकॉर्डिंग टू फेज, तो क्या होगा कि हमें डिसिप्लिन वर्किंग होगा और हमें एक बार में ज्यादा डंप नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। एज ए रिजल्ट वी विल बी एबल टू रोटेट द क्रेडिट वेरी वेल और डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमारा प्राइमरी करने में दिक्कत नहीं होगा। थर्ड इज बेटर आरओआई। देखिए, अगर हमारा स्टॉकिंग राइट हो रहा है, अब इसमें और एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ जो कई बार होता है कि हमने क्या किया कि भाई हमने जो फास्ट मूविंग एसक्यू है उसका मैंने तो ऑर्डर दे दिया, अब वो नहीं मिल रहा है। सीएफए ने बोल दिया कि भाई इतना स्टॉक तो है नहीं, सब लोग इतना ऑर्डर करेंगे तो कैसे चलेगा? एक दिन में हम इतना ज्यादा स्टॉक कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं स्टॉक। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे ठीक है, ये स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, टारगेट तो करना है, टारगेट तो करना है, तो मैं क्या करूंगा? दूसरा कोई एसक्यू जो उतना ज्यादा नहीं बिक रहा होगा शायद, तो उसका मैं बोल दूंगा कि ये आप मंगा लो, बाद में मैं निकाल दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्टिव, वो ले लेगा। अब ये कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? फंस गए फिर हम। ठीक है, हमने उनको उतना ज्यादा फास्ट मूविंग नहीं है, फिर भी हमने उनको ओवर स्टॉकिंग करा दिया। बाद में वो स्टॉक वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में फंस गया। डिस्ट्रीब्यूटर पूछता रहेगा कि आपने बताया था, मैंने ले लिया, अब निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। अब मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे भी दिक्कत हो जाएगा। सो इसमें क्या इंपैक्ट होगा? आरओआई इंपैक्ट होगा। स्टॉक अगर गलत हमने सेल किया, इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं किया, तो हमारा वो सेकेंड क्रेडिट हमारा प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, तो हमारा वहां पे भी आरओआई बेटर हो जाएगा। तो क्रेडिट एंड इन्वेंट्री बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आरओआई। तो देखिए, टारगेट फेजिंग के चलते हम लोग ये दो चीज भी एड्रेस कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, हाउ टू बुक प्राइमरी अकॉर्डिंग टू टारगेट फेजिंग। इसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर। सो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब भी जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटर दो ऑब्जेक्शन करेगा। एक, वो बोल सकता है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं नहीं लूंगा इतना। दूसरा, वो ये बोल सकता है कि मार्केट से पैसा नहीं आया है, कलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये दो ही मेन ऑब्जेक्शन आ सकता है, और ज्यादा कुछ ऑब्जेक्शन कुछ उतना होता नहीं। नाउ इसके लिए आपको प्रिपेयर जाना पड़ेगा। तो फॉर दैट फर्स्ट टेक क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी फेज बिफोर यू इवन टॉक टू द डिस्ट्रीब्यूटर। क्लोजिंग स्टॉक ले लो एसक्यू वाइज, तो यू अंडरस्टैंड कि कौन सा एसक्यू कितना बिका है, कितना पड़ा हुआ है, क्लियर हो जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकेंड, नो द एसक्यू वाइज स्टॉक नॉर्म। हर एक एसक्यू का आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना स्टॉक इस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में रहना चाहिए, करेक्ट? अब इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर मेरा और एक वीडियो है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, सो यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ एसक्यू वाइज जो नॉर्म है वो आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन बुक द राइट क्वांटिटी। सेकेंड हो गया। थर्ड, नो द क्रेडिट स्टेटस। मार्केट क्रेडिट कितना दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, कहाँ कहाँ दिया हुआ है, कितना पैसा फंसा है, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। सो यू नो दैट ये ना इतना हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर का। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड। एंड फाइनली यू बुक द राइट एसक्यू विद राइट क्वांटिटी, राइट? अभी आप ये सब डेटा आपके हाथ में आ जाएगा, तो यू कैन टॉक कंफर्टेबली टू डिस्ट्रीब्यूटर कि आपका ये स्टॉक जो है इतना पड़ा हुआ है, इतना आपको चाहिए होगा, इतना गैप है, अगर आप नहीं लोगे तो मार्केट में सर्विसिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको इतना रखना चाहिए, इतना आपका क्रेडिट मार्केट में पड़ा हुआ है, इतना आ गया है, इतना आने वाला है। आई नो एवरीथिंग विच इज अ वेरी बैलेंस सिचुएशन
एंड नाउ यू हैव टू बुक दिस ऑर्डर। तो इसका आपको क्वांटिटी हम लोग सही क्वांटिटी में हम आपका प्राइमरी जो बनाएंगे और उस हिसाब से आप ऑर्डर करो। और क्या है कि देखो छोटा छोटा ऑर्डर जाएगा तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। सो ही कैन ऑल्सो डू एंड यू कैन ऑल्सो प्लान योर प्राइमरी। और कहीं पे कुछ भी इशू होता है ना बीच में, तो देयर इटसेल्फ इट गेट्स चेक्ड। उसी वीक में वो चेक हो जाता है, अगले वीक में आप कुछ एक्शन ले लेते हो तो वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन मंथ एंड तक अगर ये खींचता रहा और उसको आपने इतना बड़ा कर दिया इशू को, तो मंथ एंड में जाके वो सॉल्व नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट टारगेट फेजिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मैंने आपका मन की बात कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आप कुछ कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने आपका मन की बात कर दिया है। एंड आई विल बी हैप्पी विद ऑल योर कमेंट्स, रीडिंग योर कमेंट्स। आई रियली लाइक रीडिंग कमेंट्स। सो see you in another video. Thanks a lot for watching this video. Bye bye. See you.